आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। प्लेसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 को लेकर इंडिया भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट, दाखिल करेगा हस्तक्षेप अर्जी। 2026 में नहीं रहेगी केंद्र में मोदी सरकार, संजय राउत के बयान से मची खलबली। दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को टिकट देंगे ओवैसी, जेल में बंद शफाउर रहमान खान होंगे ओखला से उम्मीदवार। संदीप दीक्षित ने आरएसएस को लिखे पत्र के लिए केजरीवाल की आलोचना, कहा बीजेपी के अलावा एकमात्र पार्टी जिसमें संगी तो वो है आम आदमी पार्टी। शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर सीएम आतिशी का जवाब, बीजेपी ने किया पलटवार। लालू यादव ने क्यों दी सीएम नीतीश कुमार को ऑफर, तेजस्वी ने किया खुलासा। अब खबर विस्तार से। प्लेसेज ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा। इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की ओर से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है जिसमें 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है। इस कानून के तहत किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को उस जैसा ही बनाया जाए रखने की बात कही गई है जैसा कि वो 15 अगस्त 1947 के समय था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि ओवैसी की ओर से दाखिल की गई नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए। साथ ही ये भी कहा कि अगले महीने 17 फरवरी को उनके समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी। एमआईएम के प्रमुख ओवैसी की ओर से कोर्ट में पेश वकील निजाम पाशा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर कई अलग अलग याचिकाओं पर विचार कर रही है और उनकी ओर से दाखिल नई याचिका को भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है। सीजेआई जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इस याचिका को भी जोड़ देंगे। ओवैसी ने एडवोकेट फुजैल अहमद अयूबी के जरिए पिछले साल 17 दिसंबर को एक याचिका दायर की। हालांकि 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच 1991 के इस कानून के खिलाफ इसी तरह की कई याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए सभी कोर्ट्स को नए केसों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों खासतौर पर मस्जिदों तथा दरगाहों को वापस लेने के लिए लंबित केसों में कोई अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगा दिया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा, हम अपने वादे पर कायम हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदलना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश रहना एक टेम्पररी है। लोगों के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और हमने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कि लोगों को तोहफा देंगे। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी जिम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है, कुछ के लिए
जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकजी हुकूमत ने किया है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज सून एज पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए। राज्यसभा सांसद और उद्धव शिवसेना के नेता संजय राउत अपने बयानों को लेकर खास से चर्चा में रहते हैं। आज उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि केंद्र की मोदी सरकार 2026 में नहीं बचेगी। संजय राउत ने कहा कि मुझे संदेह है कि केंद्र सरकार 2026 के बाद बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और केंद्र सरकार अस्थिर हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। उन्होंने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति पर चलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की तो वहीं शिवसेना ने 57, एनसीपी ने 41 पर जीत दर्ज की तो वहीं तीनों दलों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। संजय राउत का दावा है कि सही साबित होता है तो महाराष्ट्र में भी भाजपा मुश्किल में पड़ सकती है। यही कारण है कि संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्र के अस्थिर होने के बाद महाराष्ट्र पर भी असर पड़ेगा। बिहार में भी आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, नीतीश को भी खोल कर रखना चाहिए। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार साथ में आए, मिलकर काम करें। नीतीश कुमार ही हमेशा भाग जाते हैं, हम माफ कर देंगे। लालू के इस बयान के पहले ही नीतीश को लेकर कई तरह के बयान सामने आए हैं। इन बयानों के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारों में कुछ तो पक रहा है, जिसके कारण ये बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली दंगों के एक और आरोपी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम टिकट देगी। एमआईएम ओखला विधानसभा सीट से जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शफाउर रहमान खान को टिकट देने की तैयारी कर रही है। शफाउर रहमान खान दिल्ली दंगों के आरोपों में अभी भी जेल में बंद हैं। शफाउर रहमान खान ने 2019-20 में जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया में चल रहे सीए विरोधी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2020 दिल्ली दंगों के केंद्र रहे मुस्तफाबाद से दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट का ऐलान कर चुकी है। अब सीलमपुर से एक और शाहरुख पठान को टिकट देने पर विचार कर रही है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 1 जनवरी शाम 7 बजे एक लाइव टीवी शो में दावा किया था कि जेल में बंद शफाउर रहमान खान को उनकी पार्टी ओखला विधानसभा सीट से टिकट देगी। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाने के बाद 19 दिसंबर को एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि भारत में सभी समुदाय की लीडरशिप बन सकती है, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को हिस्सा नहीं मिल सकता, जबकि मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का अधिकार है। अब मुसलमानों को फैसला करना होगा कि वो ऐसी पार्टियों को कब तक वोट डालेंगे जो भाजपा को रोक नहीं पाते। उन्होंने कहा कि 240 सीट लेकर भाजपा सत्ता में आई। उन्होंने इस मसले पर भी सवाल उठाया कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा कैसे सरकार बनाने में सफल हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक भारतीय झूठा पार्टी है। बीजेपी ने एक बार फिर झूठ बोलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटवाने के मामले में हमने बीजेपी को एक्सपोज किया है। उसके बाद से बीजेपी हम पर फर्जी वोट जुड़वाने का आरोप लगा रही है। भाजपाइयों, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही चीज सुबह उठ के सिखाई जाती है, झूठ बोलने का।
काम कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं और वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को और मोदी जी को जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माता जी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है न मेरी पत्नी का वोट है। ये वोटर लिस्ट है, ये पड़ी हुई है, देखो इसको। दूसरी बात, ये उस पूरे बूथ की वोटर लिस्ट है। मैंने कहा सिर्फ अपने हिस्से की वोटर लिस्ट निकलाऊंगा, हो सकता है भाजपाइयों को थोड़ा बहुत शंका हो, बुद्धि कम है तो थोड़ा दिमाग उनका कम है, तो मैंने सुल्तानपुर के पूरे बूथ की वोटर लिस्ट मंगा ली है। इस वोटर लिस्ट में नाम दिखाओ बीजेपी के लोगों, पूरे बीजेपी को जोड़ो इसमें, इस काम में लगाओ। नंबर 1 2, जब हमने लिख के आवेदन दे दिया और मैंने स्वयं ने 2013 में आवेदन दिया, 2013 में जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर को लिख के दिया कि हमारा वोट काट दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। उसके बाद नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में होता है। वो कह रहे 2018 के नगर पालिका की सूची में मेरा नाम था। तो नगर पालिका की सूची तो योगी जी के कर्मचारी तैयार करते हैं, जाके देखो, उनसे बात करो। जब मैंने सूचना दे दी कि आप हमारा नाम यहां से काट दीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब किसी वोटर लिस्ट में, नगर पालिका की वोटर लिस्ट में मेरा नाम अगर था तो उसका देखना, उसकी जिम्मेदारी कर्मचारी की है जो वोटर लिस्ट तैयार करता है। इतनी सामान्य समझ तो होनी चाहिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप के आरएसएस को लिखे पत्र को लेकर अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और इसे पार्टी के आरएसएस विरोधी रुख के विपरीत बताया और यह भी कहा कि भाजपा के अलावा अगर कोई पार्टी संघियों के साथ है तो वह आम आदमी पार्टी है। एक तरफ वे कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा राष्ट्र विरोधी है और दूसरी तरफ आप उन्हें सवालों के साथ लिखते हैं। देखिए, मैं पूछ रहा हूं, आरएसएस क्यों? आरएसएस कौन है भाई? भारतीय जनता पार्टी है। हमारी प्रतिद्वंदिता राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से है, तो ये आरएसएस के पास क्यों पहुंच गए? देखो, आदमी पत्र लिखता है, सवाल उनसे मांगता है जो अपने होते हैं या जिनसे डायरेक्ट कोई, जैसे बीजेपी से हमारा रिश्ता है, वो ओपोनेंट है हमारे, हम विपक्ष की पार्टी हैं। आम आदमी से हमारा रिश्ता है, आरएसएस से तो आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो ये अपनापन इनको कैसे आने लगा? और आरएसएस को क्यों लिख रहे हैं आप? ये ऐसा है, ये क्योंकि पहले भी ये कह चुके हैं कि इनके संघ से संबंध थे इनके पिताजी के। जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ था तो उसमें आरएसएस का सीधे सीधे इनके साथ दोस्ती थी। तो केजरीवाल देर सवेर अपनी जो असली है, जो आरएसएस के बेसिक एजेंट हम जिसको कहते हैं, वो बाहर निकल आता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले मोहन भागवत जी ने कहा था कि कांग्रेस वाले भी संवाद करना चाहें, तो हमने सीधे सीधे कहा कि आप सांस्कृतिक संस्था हो, दूसरी आपकी ऐसी विचारधारा है, हमारा आपके बीच में कोई संवाद नहीं हो सकता। ये क्यों संवाद कर रहे हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि इनकी जो मानसिकता है, इनकी विचारधारा जहरीली है, देश के एंटी है, फिर आप उनको सवाल लिखते हैं। तो होता क्या है कि जब आदमी जो अंदर से, हम लोग जो कहते हैं ना, जो एक बार संघी है वो जिंदगी भर संघी रहता है। अंततः ये उसी की गोदी में जाके बैठते हैं केजरीवाल जी। और ये एक पत्र से अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पार्टी में संघी हैं तो आम आदमी पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज आतिशी ने बीजेपी और एलजी विजय सक्सेना पर मंदिर और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं इस पर एलजी की तरफ से जवाब आया है कि ऐसी कोई फाइल उनके पास नहीं है। वहीं आतिशी के बयान पर भाजपा नेता आरपी सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। मेरा चैलेंज है आतिशी जी को, एक भी डॉक्यूमेंट, एक भी पेपर ऐसा दिखा दें जहां पर एलजी साहब ने कहीं ऑर्डर किया हो किसी एक मंदिर तोड़ने के लिए। सिर्फ एक जानकर बवंडर बनाने के लिए एक रिलीजियस एनक्रोचमेंट कमेटी है
उसमें दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री उसमें रहते हैं, वह कोई रिकमेंडेशन करते हैं, उसके बाद एलजी उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और जो मेरी जानकारी, एलजी साहब ने इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई के लिए कोई सैंक्शन नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्रकार वार्ता कर प्रमाण दिखाया कि कैसे 22 नवंबर को भाजपा ने चुपचाप से दिल्ली में कुछ मंदिर और कुछ बौद्ध स्थलों को तोड़ने का आदेश पास कर दिया। आगे उन्होंने बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, कल मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता करके आरोप नहीं लगाए थे, प्रमाण दिखाया था कि कैसे 22 नवंबर को भाजपा ने चुपचाप से दिल्ली में कुछ मंदिर और बौद्ध स्थलों को तोड़ने का आदेश पास भी कर दिया। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए एक सम्मान राशि 18,000 रुपए की सम्मान राशि घोषित करती है, और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है जो ऐसी नकारात्मक राजनीति करती है। भाजपा दिल्ली में रोहिंग्या को बसाती है, पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। भाजपा हरियाणा के मौलवियों की तनख्वाह 16,000 प्रति महीना कर देती है, और दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो सम्मान राशि घोषित की है 18,000 रुपए प्रति महीना, उसका विरोध कर रही है। तो मैं भगवान राम से ये प्रार्थना करूंगी कि भाजपा को सद्बुद्धि दे, और जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रति महीना की एक सम्मान राशि की घोषणा की है, वैसे ही वो अपने बाकी 20 राज्यों में भी, भाजपा अपने बाकी 20 राज्यों में भी उसको फॉलो करे और वैसे ही अनाउंस। किसानों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी का दिल्ली की सीएम आतिशी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। अब आतिशी के बयान पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। आतिशी का जो पारिवारिक संस्कार हैं, इनके माता पिता खुद आतंकी के समर्थन में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और राष्ट्रपति को, महामहिम को, कि भाई इनको माफ कर दिया जाए, और उसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, छाती पीटते हैं। तो आतिशी अगर किसी आतंकवादी का नाम ले रही तो उसमें कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका लालन पोषण उसी संस्कारों में हुआ है। और जहां तक कृषि मंत्री की बात है, कृषि मंत्री ने एक चिट्ठी लिख के बताया कि दिल्ली में किसानों की हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने और बदतर की है। दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी दिल्ली को किसानों को ट्रैक्टर लेना हो तो वो हरियाणा या यूपी से लेते हैं। क्यों? दिल्ली में 35% टैक्स लगाया जाता है। तो किसानों की कभी इन्होंने देखभाल तो की नहीं। तो अगर वो किसानों को लेकर अपना कंसर्न शो कर रहे हैं तो अच्छा होता कि आतिशी मार लेना कुछ योजनाओं को लेकर कृषि मंत्री से बात करती, लेकिन अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वो इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन सर, ये उनके संस्कार हैं जो उनके माता पिता उन्होंने बचपन से दिए हैं कि जो देश के दुश्मन हैं, जो लुटेरे हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो इनके आइडियल्स हैं। तो अपने आइडियल का नाम अगर वो ले रही हैं आतिशी मार लेना, तो अपने संस्कार, अपने पारिवारिक चरित्र बता। उत्तर प्रदेश में अपने खिसकते जनाधार के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से उतरने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और तय किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी हर विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा दलितों और पिछड़ों को जोड़ेगी। दिल्ली में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। चुनाव में पार्टी की पूरी जिम्मेदारी मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद संभालेंगे। बसपा दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाली 5 जनवरी से करने जा रही है। इसका आगाज कोंडली में एक रैली से होगा। इस रैली को आकाश आनंद संबोधित करेंगे। इसके लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अभी से रैली को सफल बनाने में जुट गए हैं। दिल्ली में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीएसपी पिछले 3 चुनावों में एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई है। विधानसभा चुनाव 2008 में बीएसपी 14% वोटों के साथ 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके बाद से लेकर अब पार्टी दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई। यूपी में लगातार खराब प्रदर्शन के बीच मायावती को अब यूपी की सीमा से लगी दिल्ली से उम्मीदें बढ़ी हैं। लिहाजा दिल्ली में पार्टी न सिर्फ पूरा जोर लगाएगी बल्कि कुछ सीटें जीत जाए इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। चुनाव से पहले बीएसपी अपने पूरे कैडर को जमीन पर मेहनत करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऑफर क्या दे दिया कि बिहार में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। लगातार चर्चा हो रही है कि आखिरकार लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार को ऑफर क्यों दिया, जबकि इसके पहले उनके बेटे तेजस्वी यादव ने
कई बार यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है। एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पिता के दिए गए ऑफर पर बड़ा बयान दिया है। देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ है और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं गवर्नर साहब को और पूरी उम्मीद है कि संविधान की पूरी तरीके से वो रक्षा करने का काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर के चलें। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए। आरिफ मोहम्मद खान ने आज बिहार के 42वें गवर्नर के रूप में शपथ ली है। उन्हें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंदन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे। नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, आज ही मैंने शपथ ली है। बिहार का एक शानदार और गौरवशाली इतिहास है। बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है। आज ही अभी ओथ लिए और मैं कह रहा हूं कि ये मैं पहले दिन भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, बिहार का बहुत ही शानदार गौरवशाली इतिहास है और बिहार के अंदर जबरदस्त क्षमता है। बिहार के लोगों में, बिहार के लोगों को गौर करिए तो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं, तो ये जबरदस्त क्षमता है और बिहार यहाँ के लोगों में ये क्षमता है कि बहुत आगे जाएगा बिहार। जो देश आगे जाएगा, बिहार भी आगे जाएगा। एक साथ इतने लोग बोलेंगे सर, बिहारवासियों को शुभकामनाएं। बिहारवासियों को, देशवासियों को, सबको बहुत शुभकामनाएं। नया साल है, हमारा अमृत काल है। अब सर, तो ये कहने से नहीं होता है। ये तो जब आप ये मत कहिए मेरा रेजिम नहीं, मैं सेवक के तौर पर आया हूँ और बिहार, अभी मैंने ओथ क्या ली है, बिहार के लोगों की सेवा और उनके कल्याण के लिए निरंतर काम करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर किसी शहर में जाते हैं किसी फंक्शन में और वहां आपके कोई पूर्व परिचित हैं, आप उनसे मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो फिर इसमें क्या खास बात है? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात सन 1975 से हैं, उनको मैं जानता हूं, मैं उनके शहर में आया हूं और एक जिम्मेदारी के साथ आया हूं। मैं उनको के प्रति अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त करने के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हर चीज में राजनीति मत देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के बयान को लेकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, मेरा मानना है कि इतने बयान देने की क्या जरूरत है। जो भी सबूत है उन्हें पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा या आतिशी बोल सकते हैं क्योंकि वे एक राजनीतिक दल के नेता हैं, लेकिन उपराज्यपाल किसी राजनीतिक दल के नेता नहीं है। अगर उनके बयानों में पक्षपात दिखता है और ऐसा लगातार देखने को मिलता है तो यह ज्यादा चिंता का विषय है। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि इतना बयान देने की क्या जरूरत है। एविडेंस को पब्लिक डोमेन में रख दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कल भी एक बात कही थी मैंने, वीरेंद्र सचदेवा जी बोले, आतिशी जी सीएम हैं, वो बोले, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं, वहां उनके लीडर हैं। हमारे एलजी साहब तो पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है ना। उनके बयान से पक्षपात अगर दिखता और लगातार दिखता है तो ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय। अमेरिका के न्यू ऑरलिन्स में दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक और हमला हो गया है। इस बार न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में हमलावरों ने 11 लोगों को गोली मार दी। एक रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी क्वींस के अमजूरा नाइट क्लब में हुई है। 1 जनवरी को रात करीब 11:45 पर अमजूरा इवेंट हॉल के पास गोलीबारी हुई। गोलीबारी में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना के बाद इवेंट हॉल के पास NYPD की यूनिट जमा हो गई और घटनास्थल की जांच कर रही है। सिटीजन ऐप की रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी में शामिल 2 संदिग्ध अभी भी फरार हैं। अमेजोरा इवेंट हॉल जमैका लॉन्ग आइलैंड रेल रोड स्टेशन से कुछ ब्लॉक की दूरी पर स्थित, जहां रात करीब 11:45 पर ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग स्थिति को संभालने के लिए तुरंत मौके पर पहुंची और इसके साथ ही स्वाट टीमों को तैनात किया गया।
उन्होंने आसपास के रास्तों को भी सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक किसी संदिग्ध की पहचान नहीं की है। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट और अन्य स्थानीय एजेंसियों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद कर रही है। इसके अलावा पुलिस आसपास के घर में जाकर तलाशी ले रही है और घटना के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रही है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।